हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो सभी को जो है गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए सभी। और क्लास को जो है सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि जो है जितने भी सोए हुए हैं सभी जाग जाए। ओके, और आज आप लोग का जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 14 जैव अणु। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बायोमोलिकूल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोमोलिकूल। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बायोमोलिकूल में। तो बायोमोलिकूल है क्या? बायोमोलिकूल है क्या? तो बायोमोलिकूल जो है, बायोमोलिकूल है क्या? तो बायोमोलिकूल क्या है? ये एक प्रकार का क्या है, ये जो है मतलब ऐसा चीज़ है जो कि शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, ये सुव्यवस्थित करता है, यानी रीअरेंजमेंट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वह यह भी ध्यान रखता है कि ये जो है सही समय पर हो। ठीक है, सही समय पे हो। अब जैसे कि मान के चलो, ठीक है, पचना भी जानते हैं आप लोग, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, खाना पचेगा, लेकिन अगर वो 3 दिन के बाद पचे तो फिर बताइए क्या होगा आप लोग का। तो इसलिए वो जो है जैव अणु का काम क्या है, ये जो है सही समय पे सारा रासायनिक अभिक्रिया को देखता है और इसे रीअरेंजमेंट करता है। ये तो बार बार का, अब जैसे सांस ही लेते हैं हम लोग, वो भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो उसमें भी जो है सही समय पे होना ज़रूरी है। और ये सारा चीज़ को निश्चित कौन करता है? तो जैव अणु करता है निश्चित, यानी बायोमोलिकूल करता है निश्चित। ठीक है, अब बायोमोलिकूल का अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो बायोमोलिकूल का जो एग्जाम्पल होता है वो आपका हो गया, जैसे कि मान के चलो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो है इसको पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को कितने भाग में बांटा गया, प्रोटीन को कितने भाग में बांटा गया। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ठीक से दिखे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आप लोग को आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फिर प्रोटीन, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट में ही हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड का बात कर लेंगे। लिपिड के बारे में आप लोग को उतना ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, वो बायोलॉजी का एक टॉपिक है, तो उसमें लिपिड के बारे में आप लोग को यहाँ उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, अभी मेन रूप से देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, स्टार्च जिसको बोलते हैं ना, तो हम लोग उसी के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत क्या, मुख्य रूप से 3 टाइप में पहले बांटा गया है। ठीक है, और फिर उसमें भी जो है उसको और टाइप में बांटा गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बहुत बोला। ठीक है, ऐसा नहीं कि गिन नहीं सकते हैं, उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, तो जैव अणु क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कार्बोहाइड्रेट के कितने भाग हैं, या इसे किस प्रकार से बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस उसी को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जो कि आप लोग जो है एक्स्ट्रा आप लोग को कुछ जो है नॉलेज दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए अभी आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम लोग उसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे
हाँ, सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे द्वारा, ठीक है, पौधे द्वारा, ठीक है। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसका एग्जाम्पल जैसे पौधे द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए आपका देखो यहाँ पे शर्करा है, उसके बाद ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये सारा का सारा क्या है? स्टार्च को मंड भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्टार्च को मंड बोला जाता है। स्टार्च को क्या बोला जाता है? मंड, देखो यहाँ पे, ठीक है, स्टार्च को मंड बोला जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। उसके बाद फिर आपको हाँ, एक बात आता है आपको क्वेश्चन में, शर्करा किसे कहते हैं? शर्करा किसे कहते हैं? तो सिंपल सा बात है, घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले सामान्य शर्करा को शर्करा नहीं, शर्करा किसे कहते हैं? सुक्रोज किसे कहते हैं? तो घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले सामान्य शर्करा को सुक्रोज कहते हैं, ठीक है, सुक्रोज। यानी घरेलू उपयोग में जो लाते हो आप लोग, जो शर्करा यूज में लाते हो, उसको सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका शक्कर जो किसी चीज़ में मिला के आप लोग खाते हो, ठीक है, चीनी, तो ये सारा चीज़ क्या है? सुक्रोज है, सुक्रोज का एग्जाम्पल है, ठीक। लैक्टोज, अब लैक्टोज किसको बोलते हैं? तो ये देखो, लैक्टोज किसको बोलते हैं? दूध में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की शर्करा है, जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो लैक्टोज आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब आता है कार्बोहाइड्रेट का डिवीज़न। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का डिवीज़न की बात करें अगर, यानी कि इसको बांटने की बात करें, तो इसको मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। मुख्य रूप से कितने भाग में? 3 भाग में, ठीक है। चलिए लिखिए, क्यों लंजलिया को मुख्य रूप से कितने भाग में? 3 भाग में। 1 नंबर में दीजिए आप मोनोसेकेराइड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर में लिखिए मोनोसेकेराइड, 1 नंबर में लिखिए मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड कहते किसको हैं, ठीक है, हम लोग उतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे जितना कि इसमें लिखा हुआ है, पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे। लिखिए मोनोसेकेराइड किसको बोलते हैं? तो लिखिए वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका पॉलीहाइड्रोक्सी, इस तरह से लिखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के यौगिक से बनता है, जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक में लगभग कितने मोनोसेकेराइड हैं? 20। प्राकृतिक में लगभग 20 मोनोसेकेराइड
हैं मोनोसेकेराइड, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट का पहला पार्ट जो है मोनोसेकेराइड, ये 20 टाइप के उपलब्ध है प्राकृतिक में, ठीक है। लेकिन हम लोग को उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो जो मेन है वही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा पढ़ना स्टार्ट किए तो पता चलेगा आप लोग का जो है वो आधा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग वही करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो 20 में से आपको क्या क्या याद रखना है? मोनोसेकेराइड का उदाहरण याद रखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस, 3 चीज़ याद रखिए। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस, ये 3 जो है आपका मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि मोनोसेकेराइड के उदाहरण दीजिए, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस, ठीक। 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे? पॉलीसेकेराइड। हालांकि इसका जो है 2 नंबर में क्या है? ओलिगोसेकेराइड। तो हम लोग ओलिगोसेकेराइड को बाद में पढ़ेंगे, पहले पॉलीसेकेराइड। हेडिंग दीजिए 2 नंबर में, 1 नंबर का हो गया, ठीक है। 2 नंबर में लिखिए पॉलीसेकेराइड, लिखिए पॉलीसेकेराइड। लिखिए वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। सिंपल सा बात है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका जल अपघटन करेंगे यानी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बहुत सारा जो है मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण लिख लीजिए। इसका उदाहरण क्या है? स्टार्च। इसका उदाहरण स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन और गोंद, ठीक है। इसका 4 एग्जाम्पल है जो कि फेमस है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड का 4 एग्जाम्पल है। तो 4 एग्जाम्पल क्या क्या है? स्टार्च, सेल्यूलोज कहाँ पे होता है? सेल्यूलोज आपका सेल्यूलोज से क्या बना होता है? कोशिका भित्ति। पौधे में जो कोशिका भित्ति होते हैं वो सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं, ठीक है। स्टार्च हो गया। और स्टार्च कहाँ पाया जाता है? तो स्टार्च जो है आपका खाने में, ठीक है, हम लोग जो खाना लेते हैं तो उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। तो आपका 4 एग्जाम्पल क्या क्या है? स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है और गोंद है, ठीक है। ये चारों में पॉलीसेकेराइड, यानी ये चारों कौन सा होते हैं? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक। उसके बाद अब नेक्स्ट आइए कौन सा? तीसरा नंबर में लिखिए अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। इसका टेस्ट जो है वो मीठा नहीं होता है, इसलिए इसे अशर्करा भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे अशर्करा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ 3 नंबर दीजिए। इसमें आपको 2 नंबर लिखा हुआ मिल रहा है, 3 नंबर दीजिए।
3 नंबर पॉइंट दीजिए। यानी मैंने आपको बताया था ना कि 3 भाग में इसको बांटते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो 2 भाग मैंने बताया। ये तीसरा है आपका ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड में क्या होते हैं, लिखिए, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन से मोनोसेकेराइड की 2 से 10 तक इकाइयाँ प्राप्त होती है, उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है इसको लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। ठीक है। देखिए, ओलिगोसेकेराइड जो होता है, जब इसका जल अपघटन कराया जाता है ओलिगोसेकेराइड का, तो इसमें जो है आपका मोनोसेकेराइड जो बनता है, तो ये कितना 2 से 10 के बीच में बनता है। 10 के बीच में नहीं, 10 तक, 2 से 10 तक, या तो 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, यानी 10 तक बन सकता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। ठीक है। अब इसी में क्या किया, जब 2 बना तो उसको क्या लिख दिया, डायमोनोसेकेराइड। 3 बना तो क्या लिख दिया, ट्राइमोनोसेकेराइड। ठीक है। मोनो नहीं, जैसे 2 बना तो डाइसेकेराइड, 3 बना तो ट्राइसेकेराइड, 4 बना तो टेट्रासेकेराइड, 5 बना तो पेंटासेकेराइड, 6 बना तो हेक्सासेकेराइड, 7 बना तो हेप्टासेकेराइड, 8 बना तो ऑक्टासेकेराइड। ठीक है। यानी इसी तरह से कहाँ तक बनना है, 10 तक बनना है, यानी 10 तक ये बनता है। ठीक, ये 10 तक जो है सेकेराइड आपका बनता है। तो इसी तरह से इसको जो है डिवाइड किया जाता है आपका 10 पार्ट में। ठीक है। 10 पार्ट में नहीं, एक्चुअली 9 पार्ट में, क्योंकि एक अगर बनेगा तो फिर वो मोनोसेकेराइड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका जो है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। ठीक, हो गया क्लियर कि ओलिगोसेकेराइड किसको बोलते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल, ये इम्पोर्टेंट है। तो ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल जो है, आपको उदाहरण के लिए क्या रखना है, अच्छा चलिए, अब देखिए, अब इसमें एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आपका सुक्रोज है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। और इसका जो है ग्लूकोज सॉरी, ग्लूकोज नहीं है, रुक जाइए। इसका एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज है। ठीक है, सुक्रोज हो गया। और एक लिखिए दूसरा माल्टोज। पहला लिखिए सुक्रोज और दूसरा आपका माल्टोज। ठीक, ठीक है। इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डाइसेकेराइड है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड में आपको क्या रखना है याद, डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल में, इसमें आपका दोनों काम हो जाएगा। जैसे अगर आपसे ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल पूछेगा तो आप सुक्रोज और माल्टोज भी लिख सकते हो, और डाइसेकेराइड का भी पूछेगा तो भी आप सुक्रोज और माल्टोज लिख सकते हो। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है ये। इसके बाद जो है
आपको ठीक है, इसका वर्गीकरण तो हो ही गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका जो है यूज कहाँ पे है और ये बनते कैसे हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर 3 प्राप्त होता है तो ट्रायोस बोलते हैं इसको, आपको एल्डोट्रायोस भी बोला जाता है और कीटोट्रायोस, ये 2 प्रकार के होते हैं। देखो अब देखो एक चीज़ और, अब मोनोसेकेराइड जो है ये क्या किया, मैंने सिर्फ एलिगोसेकेराइड को बांट के दिखाया आपको। अब मोनोसेकेराइड को भी 2 भाग में बांटा गया। याद कीजिए मैंने आपको मोनोसेकेराइड के लिए क्या लिखाया था, एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो जब एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डोस बनाएगा और जब कीटोन से बनेगा तो कीटोस बनाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ थोड़ा सा आपको समझना है, इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, बस वही 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा जब आपका वर्गीकरण कहे, तो बस उससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे आपको मैंने समझने के लिए बता दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे कि 3 को क्या लिखता है, ट्रायोस, 3 को क्या लिखता है, ट्रायोस। अब ट्रायोस में अगर एल्डिहाइड वाला बनता है तो इसको क्या लिखता है, एल्डोट्रायोस, और अगर कीटोन वाला पार्ट बनता है तो क्या लिखता है, कीटोट्रायोस। ठीक है, उसी तरह 4 बनता है, 5 बनता है। ठीक है, इसी तरह से बनते रहता है। ठीक है, तो अपने मन से काहे खोलें। अब बारी आती है कि ग्लूकोज की। ठीक है, यानी इसका डिवीजन हो गया, यानी वर्गीकरण हो गया। ठीक है, अब बात आता है किसका, ग्लूकोज जो है वो बनता कैसे है। ठीक है, ग्लूकोज जो है, देखो ग्लूकोज को बनाने की विधि, तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कहाँ पाया जाता है ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है आपको, ग्लूकोज आपका मीठे फल में, ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है आपका, मीठे फल में। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये शहद में भी पाया जाता है। मीठे फल के साथ साथ कहाँ पे, शहद, शहद किसको बोलते हैं, जिसको मधु भी बोला जाता है। ठीक है, शहद को, तो ये कहाँ पाया जाता है, शहद में। ठीक है, यानी शहद तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जब अंगूर जो होता है, यानी पका हुआ अंगूर जो होता है, अंगूर तो जनरली खट्टा होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि उसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन जब वो पक जाता है अंगूर तो वो जो है मीठे हो जाते हैं और उसमें भी ग्लूकोज जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ याद रखिए, सबसे पहले मीठे फल, दूसरा शहद, और तीसरा आपका पके हुए अंगूर में। ठीक है, ये पाया जाता है। अब इसको बनाने की विधि देखो, तो इसको बनाने की विधि कैसे होता है, सबसे पहले ये क्या होता है, सुक्रोज। ये देखो सुक्रोज जो है, सुक्रोज को क्या किया, जल अपघटन कराया। सुक्रोज का फॉर्मूला आप लोग जो है बहुत पहले ही जानते होंगे, किस रूप में, चीनी के रूप में, चीनी का सूत्र आप लोग जानते होंगे, तो ये वही सुक्रोज है, सुक्रोज। और उसको क्या कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है। तो जल अपघटन के बाद जो है ये क्या बनता है, ये आपका ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। ये 2 चीज़ जो है ये बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र जो है एक ही होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसका संरचना सिर्फ अलग होता है, इसका संरचना अलग होता है, तो संरचना हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बाकी ये इसी तरह से बनाया जाता है। ये समीकरण आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी मतलब VVI जिसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये समीकरण आपका वही है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, उसी तरह से आपका एक और औद्योगिक विधि से, जैसे अगर ज़्यादा मात्रा में आपको ग्लूकोज बनाना है, तो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बनाने के लिए आपका स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टार्च या सेल्यूलोज, तो स्टार्च या सेल्यूलोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, C6। ठीक है, आपका क्या होता है, ये C6H10 और O5 होता है, यानी ये वाला आपका। ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, तो और इसको जब क्या कराया जाता है, हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है,
ठीक है। इसको जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है कितना डिग्री टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आपको याद रखना है यहाँ पे आपको 393 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर आपको याद रखना है, ठीक। तो इतना डिग्री पे इसको क्या कराया जाता है, हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान एन मोल, एन कहने का मतलब है कि बहुत सारा जो है ग्लूकोज ये उत्पन्न करता है, बहुत सारा ग्लूकोज जो है ये बनाता है। यानी जितना ज़्यादा आपका क्या रहने वाले हैं, स्टार्च रहेगा, और जितना ज़्यादा आप हाइड्रोलाइसिस होगा जितना बार, ये उतना जो है आपका ग्लूकोज बनाएगा, ठीक। चलिए, ये तो बनाने की बात हो गया। ग्लूकोज कैसे बनते हैं ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद जो है अब इसका संरचना एक बार देख लीजिए। इसका संरचना बनाने के लिए पूछता है, इसका स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है। तो ये देखिए, आपको एक नंबर में जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये संरचना एक नंबर में। तो ये संरचना जो है किसका है, ये ग्लूकोज का संरचना है। किसका है ये, ग्लूकोज, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज लिखा हुआ रहता है। तो ये किसका है, ग्लूकोज का संरचना है, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या पूछ सकता है, ग्लूकोनिक अम्ल पूछता है, ग्लूकोनिक अम्ल का संरचना। तो ये जो है आपका 2 नंबर में जो दिख रहा है, ये 2 नंबर में जो है ये है क्या, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एसिड, ठीक है। बस आपको इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल। तो इसकी संरचना आपका यही है, ठीक है। और तीसरा नंबर में जो एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे, ये ग्लूकोनिक अम्ल का आपको ये नहीं है, ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल का क्योंकि ग्लूकोनिक अम्ल में इसकी संरचना आपको याद रखने के लिए सिंपल सा, ग्लूकोनिक अम्ल में क्या होता है, दोनों साइड आपका एसिड होता है। तो दोनों साइड एसिड आपका किस में है, दोनों साइड एसिड आपका किस में है, एक मिनट रुक जाइए इसको थोड़ा सा, हाँ। तो दोनों साइड एसिड आपका इसमें है, ये है आपका ग्लूकोनिक अम्ल। ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड का संरचना। और ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये है आपका, ये सुक्रोज जो होता है ना, ये आपका वही है, यानी सेकेरिक एसिड है, ठीक है। ये क्या है, सेकेरिक एसिड, ये क्या है, सेकेरिक एसिड, ठीक है। ये 3 संरचना है, तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसको अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना आपका, इधर है, ठीक है। ये देखिए ग्लूकोज हो गया आपका, दूसरा वाला सेकेरिक एसिड है, और तीसरा वाला आपका ग्लूकोनिक अम्ल है, ठीक। ये तीनों संरचना यही आपका बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है 2-4 बार बनाइएगा तो आपको जो है याद रह जाएगा, ठीक है। इसमें अंतर क्या है देख लीजिए, इसका आपको याद रखने का कैसे, आप कैसे याद रखिएगा इसको। तो ये देखिए, इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एल्कोहल ग्रुप, ठीक। इसमें देखिए, इसमें दोनों साइड, इसमें आपका एसिड है जुड़ा हुआ, और यहाँ पे आपका एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें भी एसिड और इसमें भी एसिड, ठीक है। तो ये ग्लूकोनिक एसिड का हो गया, ये सेकेरिक एसिड का हो गया, और ये आपका पहला वाला ग्लूकोज का हो गया, ठीक है। 3 संरचना आपको याद रखने हैं। एक और आपका संरचना कौन सा याद रखना है, तो एक संरचना आपको फ्रक्टोज का संरचना आपको एक याद रखना है, ठीक है। तो उसका संरचना फ्रक्टोज
हाँ, ये रहा आपका फ्रक्टोज का संरचना। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्रक्टोज का संरचना है। ठीक है, तो फ्रक्टोज का संरचना में क्या अंतर आया, ये देखो, इसमें कीटोन ग्रुप आ गया, उसमें एसिड ग्रुप था ना। ये देखो फ्रक्टोज में क्या है, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, आपका क्या है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है। और वो दो जो था, एक ग्लूकोनिक एसिड वाला था और एक सैकरिक एसिड वाला, वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 4 संरचना आपको याद रखने हैं। ठीक है, संरचना में इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, संरचना में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है आपको कुछ लिखने का है। ठीक है, उसको लिखिए। अब आप लोग हेडिंग दीजिए स्टार्च। स्टार्च का स्रोत, क्या लिखिए आप, स्टार्च का स्रोत, यानी स्टार्च जो है कहाँ पाए जाते हैं, किस चीज़ में स्टार्च पाए जाते हैं। तो लिखिए स्टार्च जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहला लिखिए दाल, पल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी दाल हो गया, दाल में स्टार्च पाए जाते हैं। दूसरा आपका जड़ में, ठीक है, जड़ के बाद तीसरा आपका दाल जड़ हो गया। तीसरा आपको कंद में, ठीक है, तीसरा आपको कहाँ, कंद में। और इसके अलावा जो है कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। ठीक है, और कुछ सब्जियों में, ठीक है, कुछ सब्जियों में, कुछ सब्जियों में। ठीक, तो किस चीज़ में दाल बोलते हैं, किस चीज़ में आपका स्टार्च पाया जाता है, तो स्टार्च जो है आपका दाल में, जड़ में, कंद में और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। ठीक, स्टार्च के बारे में और क्या चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार्च में आपको, हाँ, स्टार्च जो है ये बनता कैसे है, तो स्टार्च जो है आपका, स्टार्च आपका दो चीज़ से बनता है। दो चीज़ क्या क्या लिखे, एमिलोस, लिखिए एमिलोस, एमिलोस लिखिए, स्टार्च आपका एमिलोस, और प्लस दीजिए एमिनोपेक्टिक, एमिनोपेक्टिस। ठीक है, एमिनोपेक्टिस, एमिनोफैक्टिन। ठीक है, एमिनोपेक्टिन बराबर में क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों को जोड़ के, यानी ये दोनों मिल के क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है। ठीक है, अब बात आता है कि कौन कितना बनाता है। तो एमिलोस जो है, एमिलोस ये सिर्फ आपका 15 से 20%, 15 से 20%, और ये कितना बनाता है, ये आपका 80 से 85%। ठीक है, इसका काम मात्र कितना है, 15 से 20%, और इसका काम 80 से 85%। बस यही आपको याद रखना है स्टार्च के लिए। ठीक है, हो गया। सेल्यूलोज के लिए आपको क्या याद रखना है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कहाँ पे, सेल्यूलोज मुख्य रूप से पौधे में पाए जाते हैं। और पौधे में भी अगर आपसे और डिटेल में जाए तो आपको पौधे में किसका, कोशिका। ठीक है, यानी कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है सेल्यूलोज। ठीक, हो गया। इसके साथ ही साथ आप याद रख लीजिए अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इसका मुख्य काम क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है, ये तत्काल ऊर्जा देता है। ठीक है, तत्काल ऊर्जा, जैसे कि देखो अगर किसी को ज़्यादा कमजोरी हो जाता है तो वो पीता है ना ग्लूकोन डी या ग्लूकोज डी। ठीक है, तो उसमें जो है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है और प्रोटीन,
वो काफ़ी मात्रा में होता है। तो प्रोटीन हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का काम है मुख्य रूप से तत्काल ऊर्जा को देना, यानी तत्काल ऊर्जा प्रदान करना, इसका मुख्य काम है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपको मैंने बता ही दिया है कि अलग अलग रूप में ये अलग अलग जगह पे पाया जाता है। अच्छा, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो है ये कैसे रहते हैं? जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो ग्लाइकोजन, ये याद रखिए आप, ग्लाइकोजन, जंतुओं में ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि ग्लाइकोजन क्या है, तो लिखिएगा आप, ग्लाइकोजन जंतुओं में पाए जाने वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया। सेलुलोज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और ठीक है, हाँ, सेलुलोज का उपयोग भी जो है ये भी जान लीजिए। तो सेलुलोज का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? सेलुलोज आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति में, ये तो पौधे के लिए बनता है, तो ये तो उपयोग तो नहीं हुआ ना। कोई भी पौधा जब बनेगा तो उसमें कोशिका भित्ति होगा ही, तो सेलुलोज तो होगा ही। इसके अलावा सेलुलोज का उपयोग वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ? वस्त्र उद्योग और दूसरा आपका कागज उद्योग यानी पेपर उद्योग जो होता है ना, उसमें। ठीक है, हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे क्लास अभी नहीं देखे हैं, जो देख रहे हैं, वो उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है देख ले, क्योंकि जो है इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।